आई के बस मैं आपके पास आई, हमने नवंबर में भी करवाया था ये, तो मैं सक्सेसफुल नहीं, फिर दिसंबर में आपके पास आई। क्या इन्फॉर्मेशन थी जो आपने बोला मैंने तो 3 महीना पहले ही मन बना लिया था आईवीएफ का। आईवीएफ ही करा लो, क्योंकि अब बच्चे छोटे भी, एज भी कम है, बच्चों की इस समय ज़्यादा सक्सेसफुल होएगा। तो आपका पहला रिएक्शन कब क्या था जब आपको पता चला कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं दोनों, और ये नहीं हो पा रहा? मैंने ये भी सर्च किया ये कहाँ से पढ़ाई की इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, मैंने सब सर्च करके कर ही ज्वाइन। आप तो गाइडलाइंस की तरफ बातें कर रही हैं, ऐसी गाइडलाइंस है कि 2 या 3 के बाद और नहीं करा? हमारा तो सही टाइम पे, मैं तो कह रही थी कि घर में बात करती थी कि बहुत कम खर्चा हुआ, उससे ज़्यादा तो मैं आईयूआई कराने में जॉलीगढ़ वगैरह गया ना। वैसे से हम बोल सकते हैं कि दोनों में फर्क नहीं है, नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ। वास्तव में हमने भगवान, कहते हैं ना कि बस वैसे नहीं बोल रही हूँ कि भगवान ही हो आप लोग हमारे लिए। हाय ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस, एक पॉडकास्ट चैनल जहां हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी जर्नी के बारे में, आईवीएफ के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। पर आज का एपिसोड कुछ स्पेशल है बिकॉज आज हमारे पास गेस्ट है अरविंद जी और रीटा जी। मैं इनको इंट्रोड्यूस ऐसे कराऊंगी कि कुछ ही दिन पहले इनके ग्रैंडसन की मैंने डिलीवरी की है और दे हैव अग्रीड टू शेयर देयर आईवीएफ जर्नी विद अस। सो वेलकम रीटा मैम, अरविंद जी, बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। एंड आपने अग्री किया कि आप अपनी आईवीएफ की जर्नी, अपने बच्चों की आईवीएफ जर्नी जो एक्चुअली आप ही के माध्यम से डिसाइड हुई है, उसके बारे में हमसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ना मैं बहुत इंट्रीग थी जब आप आए थे, आपने सीधा पूछा कि आईवीएफ कराना है, ठीक है, तो आपको आईवीएफ के बारे में कैसे पता चला? मैं यूट्यूब भी देखती थी, यूट्यूब से ही पता चला मेरे को। आज की डेट में जहाँ पे घर के बड़े जो होते हैं उनके बड़े कंसर्न्स होते हैं कि आईवीएफ एक आर्टिफिशियल इलाज है, एक प्रोसीजर है जो बहुत लंबा चौड़ा सा होता है जिसमें कोई गारंटी नहीं है, तो लोगों के बड़े कंसर्न्स होते हैं और वो उल्टा रोकते हैं अपने बच्चों को आईवीएफ के लिए जाने के लिए। सो आपका कैसे मन बना? नहीं, मेरा मन तो 3 महीने पहले से बनने लगा था। मैं डॉक्टर की सर्च ही कर रही थी किसके पास जाऊं मैं, तो 1-2 जगह गई, मन भी बना। फिर ऐसे यूट्यूब देखते, एक दिन आपने पिछले साल याद होगा, आप दिसंबर में आपने एक यूट्यूब सर के साथ और डाली, शायद 12 दिसंबर या 10 दिसंबर की बात है, शायद डाली थी, मैंने वही देखी आप दोनों की। सर ने ये भी कहा था कि मेरे रिश्ते वाले आए थे, उन्होंने कहा कि आपके वो वाली जर्नी में देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर पॉडकास्ट चैनल था शुरू, तो फिर इससे हम आपके पास आए। तो आपके बच्चों ने कब से ट्राई कर रहे थे? कितने साल हो गए थे ट्राई करते हुए? 4 साल हो गए थे। 4 साल हो गए थे। और क्या क्या इलाज ऑलरेडी आपने लिया? हमने पहले सिंपल ट्रीटमेंट कराया, जो वही एग का दिखते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग टाइप के बेसिकली। फिर उसके बाद आईयूआई कराए, फिर आईयूआई की कितनी साइकिल्स हुए होंगे? 5 ही। 5 आईयूआई। और आपने सारा ट्रीटमेंट दिल्ली में ही लिया? नहीं, पहले अलीगढ़ अच्छा, हुक्म का है, अच्छा, तो वहाँ 2 महीने इलाज करा के आई। फिर गुड़गांव भी गए, बाकी दिल्ली मैंने ऐसा कोई खास देख। आप सेंटर कैसे चूज करते थे? बिकॉज लोग वो बहुत लगता है कि इवन फॉर आईयूआई हम कहाँ जाए, कैसे कराएं, कुछ समझ नहीं आता। आप अलीगढ़ गए और आप गुड़गांव गए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, बहुत नियर रहते हैं, बट देन आसपास के सेंटर नहीं गए। व्हाट वाज द रीजन कि आप पास के किसी सेंटर नहीं गए? अब बहू मैके की तरफ ज़्यादा विश्वास था, तो क्योंकि ये बहुत ना बैरियर आता है। हमने ऐसा देखा है कि जब हम कोई भी सेंटर इलाज के लिए चूज करते हैं, विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, पास होने से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि कहाँ ट्रस्ट हो सकता है, कहाँ से सक्सेस रेट ज्यादा है। प्रोबेबली दैट इज द रीजन। बट फिर उसके बाद आईयूआई के बाद आईयूआई के बाद मैं आपके पास आई, हमने नवंबर में भी करवाया था ये, तो मैं सक्सेसफुल नहीं, फिर दिसंबर में आपके पास आई। 20-22 दिसंबर की बात है लगभग। क्या इन्फॉर्मेशन थी जो आपने बोला मैंने तो 3 महीना पहले ही मन बना लिया था आईवीएफ का? पता नहीं, मैं सितंबर से मुझे ऐसा लगा कि अब आईयूआई कराना सही नहीं है, या फिर आईवीएफ ही करा लो, क्योंकि अब बच्चे छोटे भी, एज भी कम है, बच्चों की इस समय ज़्यादा सक्सेसफुल होएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम बहुत बार समझाते रह जाते हैं, पर लोग आईवीएफ को एक लास्ट, मैंने समझती हूँ सब 30 इयर्स कहते हैं, मैं कहती हूँ 28 इयर्स में
ये शुरू कर देना चाहिए। फिर जितनी जल्दी होता है उसका सक्सेस रेट अच्छा होता है, अंडों की क्वालिटी अच्छी होती है। पर क्या लोगों को लगता है कि सारे ट्रीटमेंट हर जगह से एक एक करके पहले इलाज ले लो और नहीं सक्सेसफुल हो सिंपल तो आईवीएफ सोचा, आईवीएफ लास्ट है। हमारे पास रिसेंटली एक पेशेंट आया था, यही था कि 25 साल के अभी आईवीएफ क्यों कराया, जबकि हस्बैंड में फैक्टर है जिसके कारण आईवीएफ बनता है, बट वो सिर्फ एज को लेके सोच रहे हैं कि आईवीएफ नहीं कराना चाहिए। आईवीएफ से रिलेटेड आपने भी सुना होगा, आस पड़ोस में लोगों ने बोला होगा कि क्यों आई, नहीं डिस्करेज बहुत लोगों ने किया, क्या क्या बोला। ये का अपने नहीं पता नहीं क्या बोला, लेकिन मुझे पता था सब कुछ। देखो जो हमारा मकसद था ना सर कि जैसे माय फादर इज़ नो मोर, मेरी मॉम है, मगर बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए अपने डैड से बात करना कि मैं चाहता क्या हूँ। कोई परेशानी भी आ जाए, दिक्कत भी आ जाए घर के अंदर, तो आप जहाँ पर घर में बड़े हैं, आप फादर हैं अपने बच्चे के, और उसको एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है या इनफर्टिलिटी है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए बच्चे से बात करना, अपने लड़के से बात करना और समझाना कि तुम आईवीएफ ट्रीटमेंट लो, या बहुत आसान था आपने सीधा जाके बात कर लिया, बोला असल पे हमारा शुरू से एक दे रहा है, हम बच्चों को अपने बराबर समझते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा है तो इसको जो है कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे होते हैं और सब इंजीनियर डॉक्टर्स और इनके सिर्फ इनका इंजीनियर ही है, वो भी सिर्फ बीटेक किया हुआ है, ये भी इंजीनियर ही है। तो मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा भी इंजीनियर है, तो हम आपस में खुल के बात करते हैं, छिपा के नहीं करते हम कोई भी चीज़। ये नहीं है कि भाई आपस में बड़ा छोटा, उससे क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपस में सोल्व कर लेते हैं। उससे दिखाई दे रहा है हमें कि इसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई चलो इसको IUI कराए, ये भी ट्रीटमेंट फेल हो गया तो फिर IVF कराए, क्योंकि सब जगह नॉलेज होती है कि भाई IVF सेंटर बने हुए हर जगह, तो उससे होता है कि भाई कोई सा अच्छा सा IVF का सेंटर मिल जाए जहाँ हम ये कर सकें। से थोड़ी सी आपको भगवान करे आप इधर सब सही चल रहा है, आगे भी चले, पर एक मैं देखता हूँ कि एक एक गैप होता है जनरली हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, कि जहाँ पे बहू और सास के बीच में थोड़ा सा एक बिल्कुल गैप रहता है। बहुत क्लोज है। आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना? नहीं हम बहुत क्लोज है, बता नहीं है ना बहू की, अच्छा, पहले से ही नहीं थी शायद से पहले। बेटी जैसी है। ये बेटी जैसी अब। बिल्कुल नहीं। तो आपका पहला रिएक्शन कब क्या था जब आपको पता चला कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं IVF के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं दोनों, और ये नहीं हो पा रहा है, तो आप दुख होता दोनों था, का पहला क्या दुख तो होता था कि नहीं होना चाहिए, अब टाइम खिंचता जा रहा है, साल हो गए हैं शादी के, एक टाइम पे हो जाए तो सही है। क्योंकि घर पे एक हमेशा ना ख्वाहिश तो रहती है कि घर में रौनक आए। जैसे मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि घर में एक रौनक चाहिए, एक रोशनी चाहिए घर के अंदर के, जिससे माहौल खुशनुमा मैं तो कहती थी कि खेल सके। ये तुम्हें तुम्हें तो चाहिए ही है, हमें अपने लिए चाहिए ये। जैसा मैडम ने आपसे शुरू में पूछा था कि ये जर्नी ना आसान नहीं होती है, ये एक लंबी जर्नी है जहाँ बच्चों के साथ आपको हर वक्त खड़े रहना है, वो समझाना है, ट्रीटमेंट लेना है। तो सबसे मुश्किल समय आपके लिए क्या रहा इस जर्नी में? इस जर्नी में जब हमने शुरू किया तो मेरे इतनी मुश्किल नहीं आई। पहले वही हुआ, फर्स्ट प्रोसीजर हुआ, फिर 2 दिन आपने आईवीएफ सेंटर कैसे जीरो डाउन किया? बहुत आईवीएफ सेंटर है, सर ने बोला हर जगह आईवीएफ सेंटर। पता नहीं, मैंने शालीमार बाग नियर AC ब्लॉक डाला, अच्छा, तो उसमें 2-3 आए। एक मेरे घर के पास भी है बिल्कुल ही, शायद AB ब्लॉक में भी है, पता नहीं, फिर मेरे को यहाँ पे लगा। तो मैंने अपनी, मेरी जेठ है, मैंने उनसे डिस्कस किया कि वहाँ पे रिदम गुप्ता मैडम है, मैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी सर्च कर रही थी। हाँ, ये एक इंफॉर्मेशन है। अगेन लोग सिर्फ डॉक्टर के नाम से नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, मेरे को लास्ट तक ये रहा, मैंने आपकी सर उस समय हो जिस समय ट्रांसफर हुए, पर ये क्या बोल, कहते थे कि गौरव पान जी होंगे यहाँ पे तो मैं वहीं पे ही कराऊंगा। मतलब सच बताऊं आपको, ये बहुत बड़ी चीज थी। बहुत इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डॉक्टर का तो चलो असेसमेंट इंजेक्शंस वगैरह में नहीं रोल रहता है, सारे सही हो गया। 50% ऑफ द टाइम इट इज रिलेटेड टू द एम्ब्रियोलॉजी। एक्चुअली आपके एम्ब्रियोज कौन बना रहा है, कैसे बन रहे हैं, टू बी एबल टू चूज कौन से ट्रांसफर करने, किस टाइम करने में तो हलवा पूछ के करती हूँ, इस टाइम के हिसाब से करें तो कितना क्या हमारा प्रोजेस्टेरॉन टाइम रहे कि सक्सेस आपको। बिल्कुल, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपोजर था जहाँ पे मैं जनरली लैब के अंदर रहता हूँ,
मैं मिल नहीं पाता लोगों से, तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी आल्सो कि मैंने ये भी सर्च किया ये कहाँ से पढ़ाई की इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, मैंने सब सर्च करके कर रही हूँ। या इनके बारे में A to Z, मतलब आपको नहीं पता होगा इतना इसको पता है क्या। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सर्च किया। मैम, ये बहुत अच्छी बात। पढ़े लिखे होने की बात, ये समझ की बात है। सही टाइम पे सही समझ क्या सर्च करना है। द आइडिया ऑफ सोशल मीडिया आज की डेट में ये है कि सबको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, पर उसको एब्जॉर्ब कर पाना, उसको यूज कर पाना, वो अपनी समझदारी है। उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना नहीं। हमने ये देखा कि भाई सक्सेसफुल हुए हम, और बस पहले हम 1-2 बार आए यहाँ पर। मैंने बच्चे को कहा कि आप वहाँ पे जाके देखो, अब मैं नहीं जाऊंगी, आप देखो पहले। थोड़ा बच्चे ऐसे ही कर रहे थे, वह तुम घुमाओ 2-3 बार। तो 1-2 बार बच्चे आए थे, यहीं पे आए, पता किया उन्होंने। चले गए, उन्होंने बातचीत करी इधर उधर की भाई क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो कह रहे कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। अब ये तो दोनों की मैंने पूरी जानकारी कर। आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली दोनों के बारे में? मैंने सर्च किया ना, जैसे कि फिर मेरे आपका आ गया रिदम गुप्ता एक्सिल हॉस्पिटल, तो फिर मैंने उसके बाद में फिर यूट्यूब पे मैं देखती रही डाल के। तो सर के क्रेडेंशियल्स कैसे पता चले? एक मेरे आप फर्स्ट आपकी वो देखी ना पॉडकास्ट का। हाँ, पर मैं एम्बिलिश तो देख ही रही थी ना कि अच्छे कौन से हैं, मतलब साथ में मैं उनके साथ साथ। तो आपने कंसीडर करा कि भाई क्लिनिशियन कैसे है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, उसके अलावा भी कोई और फैक्टर देखा आपने क्या सेक्टर चूज करते थे? नहीं, थोड़ा या गुप्ता सर को भी जानते तो ही हैं, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट के इन्हीं के पास ही आते थे। तो मेरे ख्याल में एक आई स्पेशलिस्ट भी मैडम है आपके यहाँ, तो मैंने अपनी जेठ से कहा कि वहाँ पे मैडम रिदम गुप्ता मैडम है, तो उन्होंने कहा वो तो उनकी रिलेशन में है, मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है आपका। तो फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो फिर मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जो आई स्पेशलिस्ट है मैडम, उनसे बात की, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है सब कुछ। बस फिर मैंने कुछ नहीं सोचा। जैसा भी सर महबूब बता रहे थे कि 5 IUI फेल हुए थे पहले, हाँ, एक सक्सेस भी हुआ। एक सक्सेसफुल हुआ था, तो आपको हर बार क्या मोटिवेट करता था कि अगला IUI करा ले? मैं मना करती थी, बच्चे मैं 2 के बाद ही मना कर दिया था मैंने, फरवरी में हुआ था और मैंने जब भी मना कर दिया था। हेलो, आप तो गाइडलाइंस की तरफ बातें कर रही हैं। ऐसे ऐसी गाइडलाइंस है कि 2 या 3 के बाद और नहीं करा? हाँ ये तो बड़ा कर देता है इसने कि इनका क्या फायदा, इतने इंजेक्शन लग रहे हैं हार्मोन्स के, एग बनाने के इंजेक्शन लगते थे, इससे क्या फायदा, क्योंकि बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है माइंड से। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि भाई, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं पूछते हैं वो कि जो इंजेक्शन लगते हैं उनसे दर्द कितना होता है और क्या नहीं, हमारा इसमें शरीर। आईवीएफ के इंजेक्शन से वो डिस्टर्ब नहीं हुई। आई एक तो चक्कर ये था कि यहाँ पे मैं थी, वहाँ मैं नहीं थी शायद III में। बहुत फर्क पड़ता है फैमिली सपोर्ट का घर पे। वहाँ पे मुझे नहीं पता कि, लेकिन यहाँ पे मैं थी, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। मैंने इसको खुश रखा, मैंने कहा होगा, ये पॉजिटिव माइंड है। कुछ पॉजिटिविटी। मैंने कहा तुम्हारे एम्ब्रियो अच्छे बने हुए हैं, 1-2 बार में जरूर सक्सेस होगा। आपने भी सोचा था 1-2 बार लग जाए? अरे हो सकता है भाई। अरे नहीं, जनरली हम जब पेशेंट आते हैं उनकी सोच यही होती है कि पहली बार में ही हो जाएगा, ये तो और हम मेंटली प्रिपेयर रहें और एक ओरिजिनल आइडिया के साथ है कि नहीं ऐसा नहीं कि पहली बार में होगा, 1-2 बार लग सकती इसको ये था कि तीसरी बार में तो हो ही जाएगा। हमने तभी सोचा। पहले 50%, दूसरे में 70%। मैं ये बोलती थी कि हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़े, पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो जो एम्ब्रियो थोड़ा इसके ज़्यादा बने, अच्छे बने, तो और ज़्यादा हो पाई कि चलो भाई 1-2 बार में और चांस ले सकते हैं हम ना। बहुत फॉर्चुनेट है मेरे ख्याल से आपके बच्चे, जहाँ आप इतने ज़्यादा सपोर्टिव और दूरदर्शी है। दूरदर्शी है कि आप इतना लंबा प्लान करके और हर चीज़ को एनालाइज करके उनकी इतनी इस हद तक हेल्प कर रहे हैं। ये तो जल्दी लोग खुद मैंने भी देखा होगा कि इतना टेंशन में नहीं, शिवांगी मैं ज़्यादा होती थी, वो कब होती थी। वो ये कहते हैं कि मम्मी टेंशन ले रही है बहुत है। एक ही जना ले सकता है ना, दूसरा तो संभालने को चाहिए होता है। जो मैंने उसको खाना अपने हाथ से दिया है, सुबह 6 बजे से जो देती थी रात तक, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती थी उसके खाने का। मतलब बाजार का कोई चीज नहीं खिलाती थी। मुझे काली मिर्च नहीं देनी तो नहीं देनी, जो चीज़ नहीं देनी मैं इसलिए आइटम तो घर बनाया, डोसा हो, सांभर बड़ा हो, अच्छा ही गोलगप्पे हो, सब चीज बनाई
अच्छा, आपने खिलाया है गोलगप्पे? हाँ। नहीं मैंने खिलाया, बहुत खिलाया। नहीं, तो जनरली बड़ा डर रहता है लोगों को कि मसाला नहीं खाना है गोलगप्पे। फिर मैंने घर में थोड़ा सा करके ला दिया इससे। तो रिया जी, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद की जर्नी कैसी थी? जब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इसने रेस्ट किया है। मतलब 12 दिन, नहीं 12 महीने रेस्ट, 12 दिन, शुरू के 12 दिन जैसे टेस्ट किया प्रेगनेंसी तो उसमें वॉशरूम के लिए जाती थी ऐसे। फिर उसके बाद खाना हमने उसी हिसाब से दिया उसको, हल्का लौकी, तोरी, टिंडे, मतलब इसी पर आधा 1 घंटे बाद, ऐसा नहीं कि ध्यान रखा हमने। उसके बाद हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। आप ऐसे ना बताएं इतनी जल्दी से। ये नहीं एक बार टफ नहीं रहा। ये जो देखिए, जब इसके पीछे 5-6 IUIs हो, इतनी सारी मेहनत हो, इतनी सारी आपने पढ़ाई लिखाई करी हो, उस विचार लगाया हो, उसके बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो पहले न्यूज़ आती है, मुझे वो रिएक्शन जानना है आपका कि आपको उस वक्त कैसा लगा था कि पॉजिटिव न्यूज आई, कैसा? मैंने उसको गले से लगा लिया था एकदम से। मैं हमारा नमोकार मंत्र है, जैन है हम, तो हम नमोकार मंत्र का 1 घंटे का पाठ रखा हुआ था। 7 बजे करीब अच्छा, दिन में रिपोर्ट आई थी इसकी। तो मैंने इनको भी कहा आज आप ऑफिस नहीं जाओ, मैं थोड़ा, हम नर्वस थे। हमने घर में टेस्ट नहीं किया पहले, हमने सीधा यही टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट करा? सीधा ही ब्लड टेस्ट कराया। तो फिर कह रहे चलो 1 घंटे का मैं नमोकार मंत्र का पाठ करता हूँ। ये बैठे हुए थे नमोकार मंत्र के पाठ में, तो एकदम से वो बेटा आया, कह रहा मम्मी पॉजिटिव आई है न्यूज़। मैंने कहा एसिडी लेवल कितना आया है, कितना आया, 1300 कुछ था। आपको ये भी पता होगा एचसीजी लेवल अच्छा है या नहीं है? इसकी भी पढ़ाई कर। मुझे लगा था कि शायद ट्विंस भी हो सकता है अरे वाह, इसमें, लेकिन स्टडी करी थी इसने हर चीज। फिर मैंने सबसे पहले उसको उठ के एकदम से भगवान को थैंक यू तो भाई पहले तो है ना, फिर मैंने आपको फोन किया, सबसे पहले गले लगाया उसको, शिवांगी को। वो बैठी हुई थी बेड पे, वो कहने लगी मम्मी मुझे पूरा विश्वास था कि होएगा। वही समझ रही थी आपको। आगे की प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही आपकी? थोड़ा 1 हफ्ते बाद डिफिकल्टी आपको पता ही है थोड़ा सा। आप बहुत घबराए हुए आए थे, हाँ, बताइए इसके बारे। घर पे एकदम से पता चला कि स्पॉट आया है। हाँ, फिर हम आए यहाँ पे, तो आपने इसको कहा कि ये 70% लेडीज के होता है। काफी रिलैक्स हुए हम, इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर 1 घंटे बाद हम चले गए। उसके बाद थोड़ी चिंता रही है, चिंता को बहुत ज्यादा चिंता रही है। जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होता तब तक तो देखो। हाँ, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसे मैं नहीं गई थी, बच्चे गए थे। तो बेटे का फोन आया कि मम्मी एक सिंगल है और हार्ट बीट है। इस समय हमारा बहुत अच्छा टाइम था। उसके बाद कैसा रहा? इंजेक्शन देते रहे हम बराबर, वो भी टेंशन भी नहीं रही, कोई इसको दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। खुशी खुशी माहौल बना के रखा हमने सबने घर का। हमने कोई टेंशन नहीं दी उसको किसी भी चीज की, और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा होगा। मगर डॉक्टर साहब भी फिर अच्छे 3 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो और अच्छा लगा, फिर आगे बढ़ते चले गए। बस एक बार प्रॉब्लम आई थी, आपको पता ही है, जब हाँ, जो अल्ट्रासाउंड की हाँ थोड़ा जब हम घबरा गए थे, बस हंसते हंसते टाइम भी दिया। आईवीएफ की प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी से कितनी अलग थी? नहीं वो तो बहुत अलग है, थोड़ा सा बताइए। काफी अलग है। नॉर्मल में तो हो जाता है, कुछ भी नहीं लगता। इसमें तो बच्चों की बहुत मेहनत है, जो मेंटली जो है ना तो लगती है। लेकिन आपकी खुद की भी जर्नी डिलीवरी की बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बताइए। मेरे तो वॉशरूम में ट्विंस हुए फर्स्ट, वो नहीं ऑपरेशन हुआ, हाँ वो अंदर ही खत्म हो गए थे दोनों। फिर मेरा 6 महीने बाद फिर प्रेगनेंसी आई, फिर बेटा हुआ बड़े ऑपरेशन से, फिर 2 ऑपरेशन एक साथ हुए। फिर तीसरी बार लड़की के 6ठे महीने में एडमिट कर दिया। नर्सिंग में थी? नहीं मतलब मेरे को हॉस्पिटल में सिर्फ 1.9 kg की हुई अक्षिता ना, आपकी डॉटर? हाँ, 3 ऑपरेशन फिर उस टाइम पे हुए। तो आपकी प्रेगनेंसी की खुद की जर्नी भी डिफिकल्ट? बहुत बच्चों के लिए बहुत मैंने, और अब बच्चों के अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं। मुझे याद है जब मैं कोई भी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड एडवाइस करती थी तो कहती थी कि देखो एक्स्ट्रा होंगे कुछ था, नहीं मेरे भी हुए उसके उत्साह। तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से आपके, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही थी पहले, जैसे ट्विंस, तीरथ राम में थी ना, तो तब भी बहुत टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह उस टाइम पे भी आपके हुए? हाँ मेरे तो शुरू से ही हुए थे। 20 दिन बाद अल्ट्रासाउंड होता है, फर्स्ट को हुआ। जैसे शिवांगी कह रहा है बिल्कुल मेरे ख्याल में लास्ट में आपने कम कराए,
मेरे लास्ट में ज्यादा हुआ ही है, 8th मंथ में भी हुए ही है मेरे, तो वैसे कम होता है। हाँ मेरे लास्ट पर पहले वो 5th मंथ वाला नहीं होता था शायद उस समय, इटली को नहीं हो जाते पहले, आज की डेट में 3 महीने वाला होता था उस समय। लेकिन अल्ट्रासाउंड कराते रहते थे डॉक्टर ना। हाँ वही प्रोटीन वाला वो पाउडर मैंने भी पिया है। तो ऐसे से हम बोल सकते हैं कि दोनों में फर्क नहीं है, नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी, ना बस हाँ जो हाई बस क्योंकि हमारे इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं और हम चांस नहीं लेना अच्छी डेट में क्या इतनी मेरे ख्याल में ले लेना 3 साल बाद इंतजार करके। IVF के लिए नहीं हमने लेट कर दिया, नहीं तो गलती है तो ये कहती है कि 3 साल इंतजार करो उसके बाद ले लो। मैं कहा आप अब पर ये जिस समय जिसको आना है उस समय ही आएगा। 30 साल से पहले पहले हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगली जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है डिलीवरी वाला, कि आपका क्या प्लान था? आपने सोचा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी? नहीं क्यों? मुझे नहीं लगा। मैंने हर बार बोला कि हो सकती है, आपने बोला नहीं सिजेरियन हो। ऐसा क्यों था आपको? क्यों लगा? मुझे नहीं लग रहा था कि नॉर्मल होगी मैंने मंडे। इसलिए क्योंकि IVF हुआ है या बिकॉज शिवांगी को देख के आप? मुझे तो लगा था कि यदि इसकी वैसी प्रेगनेंसी आती तो भी ऑपरेशन से ही होता। ये मैं कह रही हूँ बिकॉज लोगों को लगता है कि क्योंकि IVF हुआ है इसलिए सिजेरियन होगा। नहीं आई डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे लगता है ये मैंने सोचा नहीं कि आईवीएफ होगा, तो आईवीएफ है इसलिए सिजेरियन होगा। आप वैसे ही सोच। मैं शुरू से ही लग रहा था कि मुझको इसको, मैं कह रही थी मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि नॉर्मल के चक्कर में ही मेरा वो पहले केस खराब हुआ था। इसके लिए आप मैं इससे बहुत डरी हुई थी। तो मेरे पापा भी हैं, तो मेरे पापा ही बोलते थे कि बेटे रिस्क मत लेना, ऑपरेशन करवा देना। 10 दिन से तो वो रोज फोन करके बोल और हर रोज रात का पूरा था। नहीं, हम तो इस हफ्ते के लिए सोचे बैठे थे, पर वो अन्य जो लिखा होता है परसों होता हाँ पर ये कि तीसरे को। परसों हो गया। सो आई बिलीव के पहले से कुछ भी सोच लेना कि क्योंकि IVF है इसलिए ऐसा हो गया, so वो भी ठीक नहीं है। जो भी जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो। पेशेंट्स को भी ये कहती हूँ कि प्रॉब्लम आती है अल्ट्रासाउंड पे नई नई बातें पता चलेंगी, बट देन हर चीज इज नॉट, एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट नेगेटिव। जो भी है वो आपको बता रहे हैं। जैसे आपके अल्ट्रासाउंड में भी उन्होंने बोला बच्चा मूव नहीं कर रहा अभी, हाँ उस समय का एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो हम ढंग से देख नहीं पा रहे। अब वो तो क्योंकि उन्हें डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड चाहिए, वो चाहेंगे कि बच्चे की पोजीशन हर तरीके से वो एनालाइज करके आपको फाइनल रिपोर्ट दे कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बनावटी विकार नहीं है। बट देन एज अ ह्यूमन माइंड हमें लगता है इतनी मुश्किल से प्रेगनेंसी आई है, अब कोई दिक्कत ना हो जाए, अब जहाँ हम ऑलरेडी 5 महीने बिता चुके, तो वो कंसर्न भी रहता है। बट देन उसके बाद सब अल्ट्रासाउंड में बहुत मूवमेंट हुई है और अच्छे से फील भी हुई है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो इन्फॉर्मेशन पे हमेशा घबराना नहीं चाहिए। और जैसे ये तो हर 2 घंटे बाद नहीं मैं घबरा गई थी इन्फॉर्मेशन से, लेकिन सब अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और आप और लोगों का तो बहुत thank पूरा योगदान रहा उसके लिए। थैंक यू सो मच पूरे मैडम। पूरे हॉस्पिटल में भी मतलब इतना आपने वो किया, और 2 दिन पहले से लगे आप इसके लिए, रात को 11 बजे भी फोन पानी किया। ज्यादा कम हो गया था, तो मैं एक बार को था सा टाइम और निकल जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, पर ठीक है, कुछ सब अच्छा हो इम्पोर्टेंट। 2.5 किलो का बच्चा है माँ, हाँ वजन भी ठीक के हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहती है, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ IVF में? मैंने ये मैंने हिसाब नहीं लगाया। फिर भी अंदाजा क्योंकि लोगों को अभी हमने थोड़ी आपने जितना कहा ना, ये आपने बताया उससे एक फालतू नहीं हुआ हमारा। अभी अंदाजा IVF का खर्चा कितना? टोटली मेरे को इंजेक्शन वगैरह का तो याद नहीं है। शुरू में तो बस 1.5 लाख वही लगे, एक बार में जमा किए। फिर 35,000 मेरे ख्याल में फ्रीजिंग के लगे। फिर वो इंजेक्शन वगैरह के मुझे पहुंचवा, हाँ इंजेक्शन 3 महीने तक चले। लगता है कि जो सेंटर बताते हैं उससे दुगना तिगना ले लेते नहीं नहीं तो Yes. मतलब हमें तो लगता है कि जो इंक्लूड हो जाए एक ही बार पैकेज में हो जाए, हम एक ही बार। हमारे एक उसमें से एक भी फालतू नहीं लिया हमारे से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सबको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपने बोला था कि कुछ छोड़ मत दो, आप कर लो हिस्ट्रो। हाँ बस ये ना, मैं सोच रही पॉजिटिव आया तो ज्यादा अच्छा है। और डिलीवरी का 40 में कोई सही खर्चा हुआ, मतलब ऐसे कोई थोड़ा डर रहे थे हम कि पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, तो कि वहाँ बेटा अस्पताल का सुन कैसे लगा? हाँ, क्योंकि मैं कभी 40 मिनट से पहले कभी गई नहीं थी। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना? हम ये कहेंगे कि आगे बढ़ना चाहिए और यहीं पे आना चाहिए। मैं तो सबको यही कहूंगी। डरना चाहिए पेशेंट तो आइज नहीं, इसमें डरना चाहिए। ये इतनी इधर उधर घूमने से अच्छा तो आगे बढ़ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीटा जी, थैंक यू अरविंद जी, आप इस शो में आए। आपने इस वीडियो के माध्यम से आई एम श्योर बहुत सारे कपल्स को हेल्प किया होगा कि वो अपनी डिसीजन ले पाए। जरूरी नहीं है सबको IVF की जरूरत हो,
जरूरी नहीं है कि IUI सबके 5 फेल हो, बट देन एक राह मिलती है, एक होप मिलता है। बिकॉज हम तो बहुत बार डिस्कशन करते हैं, बट कमिंग फ्रॉम द पेशेंट जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और आप पेशेंट के पेरेंट्स जिन्होंने सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, उनकी मदद की, वो जो भी करवा रहे थे उसमें उनको सही रास्ता दिखाया और उनको सपोर्ट किया। ऐसे पेरेंट्स एक तो होना बहुत मुश्किल है, इतना कोऑर्डिनेशन होना पेरेंट्स में, बच्चों में, फॉर समथिंग लाइक दिस जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, इनफर्टिलिटी एंड IVF, दैट इज कमेंडेबल। थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए एंड हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।